हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग 10th क्लास का इम्पोर्टेंस फार्मूला तथा परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग पिछली कक्षाओं में कुछ परिभाषा पढ़ चुके हैं। तो आप सभी से यही निवेदन है कि पूरा ध्यान से देखें तथा समझें, तभी जाकर आप सभी को अच्छा से समझ में आएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे अध्याय 1 है 10th मैथ यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो उसका फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट अध्याय का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। इसमें फार्मूला है यानी फार्मूला, सूत्र और कुछ परिभाषा, जो कि कुछ परिभाषा के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद से कुछ सूत्र है। तो अगर जब तक कुछ परिभाषा और फार्मूला हम लोगों को जानकारी नहीं होगा, याद नहीं होगा, तो कुछ प्रश्न होते हैं जो कि बिना फार्मूला और बिना परिभाषा के हमसे हल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि सूत्र और कुछ परिभाषा के बारे में जानकारी पर्याप्त करेंगे। ठीक है, और यही आप लोगों से विनती है कि आप जब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक आप ध्यान से देखें, तभी जाकर आपको प्रॉपर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ फर्स्ट जो परिभाषा है वो क्या है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या है या पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या का यहाँ पे देखिए, इसका डिफिनेशन जो है, इन संख्याओं में धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है। मतलब आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि देखिए, धनात्मक मतलब होता है धन का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह होना चाहिए, और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस का चिन्ह यानी ये ऋण का चिन्ह होना चाहिए। यानी कोई भी संख्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 ये प्लस में है यानी धन के चिन्ह में है, और अगर -1 हो तो ये किस यानी यहाँ पे चिन्ह क्या है? ऋण का चिन्ह है, तो ये -1 हो जाएगा। तो ये कह रहा है धन प्लस ऋण, यानी दोनों संख्याएं जब शामिल होती है तो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे दर्शाया गया है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे एक रेखा के तौर पे भी समझाया जा सकता है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे हम 0 लेते हैं, यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, आगे भी बढ़ सकता है। तो इसमें माइनस 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 का चिन्ह यानी ऋण का चिन्ह लगा सकते हैं, और 1 2 3 4 5 आगे भी रेखा बढ़ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या चिन्ह लगा दिया? धन धन और ऋण का। यहाँ पे देखिए, ये सब जितने संख्या दिख रहा है इसमें ऋण संख्या है और इसमें धन चिन्ह है यानी धन संख्या है। तो सबसे पहले एक चीज़ और है कि कभी कभार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देगा कि 0 यानी धन संख्या है या ऋण संख्या है। तो इतना ध्यान में रखिएगा कि 0 ना ही तो धन संख्या है ना ही ऋण संख्या है। ठीक है, न ही धन संख्या है न ही ऋण संख्या है। बाकी जो संख्या होता है, जैसे ये प्लस के चिन्ह में होता है यानी, तो वो धन संख्या हो जाएगा, और जो माइनस के चिन्ह में होता है वो ऋण संख्या होता है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर से इसको याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप सभी को अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर मैं दोबारा इसको समझा सकता हूं आपको कमेंट के जरिए। ठीक है, अब नेक्स्ट शुरू करते हैं परिमेय संख्या। जैसे कि परिमेय संख्या हम लोग पिछली कक्षाओं में 9th में पढ़ चुके हैं परिमेय के बारे में। ठीक है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक बार दोबारा फिर से समझा दिया जाए, क्योंकि 10th क्लास में भी पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके,
परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे p बट्टा क्यू के, जैसे यहाँ पे देखिए 2/3, 5/1 और 0, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 2.5 इत्यादि। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला, जैसे कि परिमेय, तो परिमेय का मतलब होता है यहाँ पे देखिए p बट्टा क्यू के रूप में होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में ऊपर वाले के अंश बोलते हैं और नीचे वाले के हर बोलते हैं। ठीक है, और हम इस संख्या से दर्शा देते हैं, जैसे कि 1/2, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ 0, 1, 2, 5 या 2.5 दिया है ना, तो आप कहिएगा कि ठीक है सर, आप तो बोल रहे हैं कि ये जो बटा में है मान गया p बट्टा क्यू के रूप में, लेकिन 0 कैसे हो सकता है। ठीक है, तो 0 जो है वो यानी अंश है और हर संख्या नहीं दिया है, तो हर संख्या को हम 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने पिछली कक्षाओं में आप लोगों को थोड़ा सा डीपली समझाया है, क्योंकि इसमें शॉर्ट में बना दिया गया है, इसलिए बनाया गया है कि पिछली कक्षाओं में बताया गया है। ठीक है, और अगर पिछली कक्षाओं के परिभाषा अगर देखना हो तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये p/q के रूप में हो गया ना। ठीक है, वैसे ही 2 भी p/q के रूप में हो जाएगा, 5 भी 2 यानी 5 जो है इस रूप में हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2.5 है, तो अब बताइए कि ये होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले ये भी ध्यान में रखना है कि ये भी p/q के रूप में है। कैसे है, तो देखिए यहाँ जो पॉइंट है, तो हम पॉइंट के पहले संख्या कितनी है, 1, तो यहाँ पे या क्या करेंगे, पॉइंट के पहले एक 0 बैठा देंगे, यानी पॉइंट के पहले कितने संख्या है, 1, तो यहाँ पे 1 डलाएंगे, तो ये p/q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा जहाँ तक हम समझ रहे हैं। अब परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके यानी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि ये कह रहा है कि p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी बट्टा में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, क्या नहीं लिखा जा सके, जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए 1/2 है तो या √3 है, तो ये बटा में नहीं लिखा जा सके, तो वो क्या कहलाएगा, यानी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि रूट क्या है, 3 है, तो √3 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका फैक्टराइज नहीं होगा, यानी गुणनखंड नहीं होगा। ये 3 जो है ये रूट से बाहर नहीं हो सकता है, चाहे ये √2 है, चाहे √5 है, चाहे ये पाई है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, चाहे √11 है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई परिमेय संख्या में देख रहे हैं, परिमेय संख्या में कोई रूट में नहीं है, रूट से बाहर है। अगर रूट में हो तो जिसका जैसे कि 16 है, ठीक है, तो 16 जो है ये अपरिमेय संख्या है। देखिए क्यों, कि 16 का सबसे पहले हम इसको गुणनखंड करेंगे, यानी 8 दूना 16 और 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो ये संख्या को क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे, गिनती 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। ठीक है, अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो 16 हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे। तो जोड़ा में से एक कॉमन एक बाहर ले लेंगे, फिर यहाँ पे देखिए तो यहाँ क्या आ रहा है, 4। तो ये क्या है, यानी p/q के रूप में है और ये परिमेय संख्या है। तो इसमें यही अंतर है कि परिमेय संख्या में उसका फैक्टराइज यानी गुणनखंड नहीं होता है, रूट से बाहर नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब चौथा यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें आपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है,
मतलब ये होता है कि भाज्य वैसी संख्या है यानी एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से यानी भाग लग जाए तो वो संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे जैसे में यहाँ दर्शाया गया है 4, 6, 9, 15, 18। तो मैंने आप लोगों को पहले डिफिनेशन में बता दिया, समझा दिया कि देखिए जैसे कि भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से भाग लग जाए तो वो क्या कहलाता है। जैसे कि 4 है तो ये 4 जो है 2 क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4 कैंसिल हो जा रहा है ना। 6 है तो यहाँ देखिए 2 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। तो देखिए 2 3 6 और 3 से भी कट जाएगा, ठीक है। 9 3 से कट जाएगा और यहाँ पे देखिए 3 से और 5 से भी कटेगा, यानी 15 जो है वो किससे 3 से भी और 5 से भी कट जाएगा। 18 जो है 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यानी भाज्य संख्या होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया कि आपको दिमाग में यही रखना है कि भाज्य मतलब होता है कि यानी एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि और बाकी सब संख्या हो सकता है, होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलें कि यहाँ पे देखिए अब मैं आपको शॉर्ट में बता सकता हूँ, ठीक है। यानी अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे सभी संख्या जिनमें स्वयं उसी संख्या एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे अभाज्य संख्या कहलाती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं यानी एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से यानी भाग ना लगे, स्वयं के अलावा भाग ना लगे वो संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 यानी 2 से ही कैंसिल होगा, 3 से ही, यानी एक अगर 3 1 से करना है तो कितना है? 1 से सिर्फ कटे, यानी मतलब 3 के टेबल में 1 बार में, यानी 5 के टेबल में 1 बार में, 11 के टेबल में 1, यानी 13 का टेबल में 1 बार में, यानी यह दूसरी संख्या से कैंसिल ना हो स्वयं के अलावा, ठीक है। एक से संख्या भाग लग सकता है लेकिन बाकी संख्या से इसमें भाग ना लगे तो वो अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ नोट में कुछ दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक को दोनों में शामिल नहीं किया जा सकता है। आप यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि एक को क्यों नहीं शामिल किया जा सकता। देखिए यहाँ पे भाज्य में भी बताया गया है कि एक से बड़ी हो, यानी एक ना भाज्य है और ना अभाज्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एक को दोनों में शामिल नहीं किया जा सकता है। एक को मतलब ना इसमें शामिल किया जा सकता है ना अभाज्य संख्या में किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे में दर्शाया गया है, यहाँ पे भी दर्शाया गया है, देख रहे हैं, दोनों में नहीं बताया गया है ना, एक को नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। वैसे ही इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि एक को दोनों में शामिल नहीं किया जा सकता और दूसरा में 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? एक सम अभाज्य। जैसे कि पिछली कक्षाओं में सम संख्या के बारे में आप पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, किसे कहते हैं? तो इसका कुछ परिभाषा, इसका परिभाषा है, इसके अनुसार 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है कि, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, मैं भाग करके कोई a और b संख्या ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 13 ले लेते हैं और कुछ संख्या ले लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 13 से डिवाइड करने पे यानी यहाँ 13 एकम 13, ठीक है, क्योंकि
13 दूना अगर यहाँ पे 26 करेंगे तो फिर यहाँ पे घटाने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसलिए यानी हम यहाँ संख्या देखते हैं, संख्या के बाद हमें जो संख्या यहाँ पे ज़रूरी होता है उस संख्या से हम लोग भाग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2, 1 1 कैंसिल। यहाँ पे फिर बाकी संख्या एक एक करके नोट करते जाएंगे और भाग करते जाएंगे। तो 13 दूना 26, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए फिर 13 दूना 26, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच रहा है, शेष में 0। तो अब देखिए कोई संख्या अगर बाकी अगर कोई संख्या नहीं होता है या नहीं बचता है तो हम उसके बदले में 0 बैठा देते हैं, क्योंकि 13 में 6 से भाग होगा नहीं। और हम भाग कर सकते हैं मगर दशमलव के रूप में कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ दशमलव की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो संख्या एक्स्ट्रा बचता है उसके बदले हम 0, क्यों 0 से अगर हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे देखिए कुछ फार्मूला दिया गया है, देख रहे हैं। तो यहाँ जैसे कि a बराबर, देखिए यहाँ पे 1 मिनट मैं यहाँ पे फार्मूला नोट कर लेता हूँ। a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। क्या दिया है, BQ प्लस R। तो a के मान क्या दिया है, यहाँ पे a का मान दिया है, सॉरी ये जो 1 मिनट सॉरी ये a है और ये b है। b यानी भाजक होता है और ये भाज्य होता है और ये क्या होता है, भागफल होता है और ये शेषफल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ हिंदी जैसे कि भाजक, चलिए 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए इसका मान हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें a लाना है। क्या लाना है, a, ठीक है। तो a लाना है यानी हमें जांच करना है, यानी जांच करने के लिए हमें पता करना है कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम a को क्या करेंगे, b कितना दिया है और q कितना दिया है और प्लस के चिन्ह है, प्लस क्या दिया है, 6 दिया है, यानी शेष में दिया है 6, ठीक है। यानी इसको हम बोल सकते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भाग फल और इसको शेषफल, ठीक है। तो हम इसको जांच करेंगे विभाजन यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, और जांच करेंगे कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सही नहीं आता होगा तो ये भाग क्योंकि गलत होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इतना लाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 13 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही होता है। फिर यहाँ 13 दूना 26, 26 का क्या हो जाएगा, 6, हमारे पास क्या है 2। फिर यहाँ पे 13 दूना 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी 28 का क्या हो जाएगा 8, ठीक है, 2 है। फिर यहाँ पे 13 एकम 13, 13 2 कितना होता है 15 होता है, और प्लस यहाँ पे क्या है 6 है। तो यहाँ पे देखिए फिर इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे जोड़ने पे क्या होगा, 6 6 8 5 1। तो देखिए यहाँ पे देखिए बराबर आ गया ना, बराबर आ गया ना। तो यानी हमारे जांच किया हुआ, यानी कैसे जांच किए, किसके अनुसार जांच किए, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार। तो हमने जांच में पाया कि यानी हमने डिवाइड किया और डिवाइड करने पे हमें जांच में ये पर्याप्त हुआ कि यानी हमने जो भाग किया है वो सही है। और ये बहुत आसान ट्रिक है और इसे आप जांच कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछता है इस तरह को, और एग्ज़ाम में भी पूछता है, ठीक है। तो आपको
अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर दोबारा वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। जब तक आप ध्यान से देखेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। प्रॉपर आपको यहीं पे फोकस करना है। तो अब हमारा जो लास्ट यही परिभाषा था। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो होगा बहुपद। तो देखिए, अब अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको समझ में अच्छे से समझ में आया होगा, तो मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। तब जाकर मुझे मनोबल और काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा कि ऐसे मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ और अच्छे से अच्छे आपको एग्ज़ाम में रिज़ल्ट लाया जा सके। ठीक है।